जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। वेलकम बैक। जी क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 503। जी बच्चों, किस दिन पहला डिपॉजिट करा रहे हैं? ये यकम मार्च 2018 पर। तो एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन डॉलर्स डिपॉजिट किए हैं कितने? अब $70 यकम मार्च को जब हमने डिपॉजिट किए हैं तो उनकी जनरल एंट्री करनी है, तो फंक्शनल करेंसी हमारी कौन सी है? पाकिस्तानी रुपीज़, तो इसलिए हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यकम मार्च को एक्सचेंज रेट फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज। तो यकम मार्च को, अब ये कैसे गिवन है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कहाँ वन किसके साथ लगा हुआ है? उन्होंने लिखा ऐसे हुआ है ना, 120 रुपये पर डॉलर। एक किसके साथ लगा हुआ है? डॉलर के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ एक लगा हुआ है। तो वापस आ गए हैं हम अपने ज़्यादा यूज़ होने वाले, ज़्यादा आसान डायरेक्ट मेथड की तरफ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें जी, कितने से? नहीं, केड़े ज़माने की गल है जी, ये डॉलर को और होगा ना जी। 8400 रुपीज़ में आपने जनरल एंट्री कर ली है। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? कहता है मजीद $12, चस्का पड़ गया इनको डॉलर इकट्ठे करने का। मजीद $12 इन्होंने 30 अक्टूबर 18 को डिपॉजिट किए। तो फिर वही एंट्री होगी 30 अक्टूबर 2018 पर। क्या एंट्री जी? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने डॉलर जी? 120 पे कर दें ना, 30 अक्टूबर का रेट जी। डॉलर में एंट्री कर नहीं सकते, 30 अक्टूबर पे स्पॉट रेट क्या है? अब वन लगा किसके साथ हुआ है? डॉलर के साथ। 95 रुपये पर डॉलर। ठीक है, तो $1 95 रुपये के बराबर है, तो इंटू 95, आंसर 1140। ले जी, अब ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे हमारे पास कोई मॉनेटरी आइटम तो है नहीं, तो ये क्या है? ओ होश करो, कुछ होश के नेल्स लो। ये क्या है? डॉलर्स रुपीज बैंक में पड़ा हो, कैश पड़ा हो, बैंक में पैसे पड़े हो, कैश, ये मॉनेटरी आइटम ही है। और मॉनेटरी आइटम हमारे पास जो पड़ा है वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी है। लोकल करेंसी होता तो कुछ ना करते। फॉरेन करेंसी के अंदर को मॉनेटरी आइटम पड़ा है हमारे पास, वो मनी रिसीवेबल मनी पेबल नहीं है, खुद मनी है हमारे पास मौजूद, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बफलो ब्राउन है, हमें क्या करना पड़ेगा? रीट्रांसलेट करना पड़ेगा इसको 31 दिसंबर 2018 पर। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन से तो गुजारना है, लेकिन एक छोटा सा मसला है। वो मसला ये है कि एक ट्रांजैक्शन नहीं, दो हो गई है। चलो वर्किंग करते हैं, वर्किंग का क्या, वर्किंग तो हो जाएगी, हिम्मत करें थोड़ी सी। मुझे बताएं, $70 इंटू 120 करें, ओ सॉरी, $70 31 दिसंबर पे ना $70 पड़े थे। $1 कितने का हो गया? 97 का। तो इंटू 97 करें ज़रा, क्या आंसर आता है? 6790। ये है हमारा न्यू। इसको किससे लड़ाएं? आप इसी के ओल्ड के साथ, यानी ये $70 हम जब रिकॉर्ड किए थे तो कितने में किए थे? 8400। ये ओल्ड आ गया। अब मुझे बताएं, ओल्ड को न्यू पे लेकर गए, एक एसेट है ना हमारा, बैंक में पैसे पड़े हैं, एक एसेट है। वो एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो अगर कम हो रहा है तो फिर लॉस आ गया। कितना? 1610। मैं यूँ लिख देता हूँ, अगर गेन होता तो पॉजिटिव, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव लिख दूंगा। ठीक है जी, तो गेन या लॉस जो है वो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, तो हमें क्या आया जी? लॉस। यानी जो हमने $70 डिपॉजिट किए थे, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से उन पे हमें क्या आ गया? लॉस।
दूसरी हमने जो केप डॉलर्स की डिपॉजिट कराई थी वो कितनी थी, और इस दिन 97 रुपये का डॉलर है, 1164 आ गया। अब इसको रिकॉर्ड किया था हमने 1140 पर, तो ओल्ड से न्यू पे जाना है। और अब इस वाले हिस्से का आपको नज़र आ रहा है एसिड जो है वो बढ़ रहा है, मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया था वो 1140 पे किया था, वो 1164 पे जा रहा है, तो 24 रुपये का गेन आ गया। तो फिर नेट कर लेंगे कितना, 1586 का लॉस। ठीक है जी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल तरीका है, लेकिन है तो सही। एक आसान तरीका भी है, इसी वर्किंग को आप यूं भी कर सकते हैं कि आप एक लेजर बना लें। जब भी कभी आपको ये बैंक वाला मामला मिले तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर लिया करेंगे। ठीक है। अब उस बैंक अकाउंट में ये तो आपको वर्किंग ऐसे करनी पड़ी ना, कोई मसला नहीं है। आपकी जर्नल एंट्रीज, बल्कि आप यूं करेंगे, आप ये जर्नल एंट्रीज भी बाद में करेंगे, पहले आप लेजर बना लेंगे। ये मैं बुनियाद असल में बना रहा हूँ, जो आपका कल को हमने कोई लोन की कहानी शुरू करनी है ना, उसमें भी ऐसे ही किया करेंगे, लेजर पहले बनाएंगे, एंट्रीज बाद में कर लेंगे। ठीक है। जैसे भूल जाओगे ये एंट्रीज हुई पड़ी हैं। अब यकम मार्च 18 पे आपने बैंक डिपॉजिट किया $70, तो यकम मार्च को इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो यकम मार्च पे 2018 पे बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब कितने से करना है इसको रिकॉर्ड, तो जी $70 हैं और 120 का $1 है इस दिन। ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अमाउंट क्या बन गई, ये नहीं देखना, ठीक है ना, समझो इधर कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप पहले लेजर बना लिया करेंगे। फिर आपने मजीद 30 अक्टूबर को मजीद कुछ पैसे जमा करवाए, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट $12, और इस दिन $1 कितने का था, 95 का। आंसर 1140। अब ये रैंड आएगा और आप टोटल देखेंगे, आपके पास 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन में कितने डॉलर्स पड़े हैं। आपने डॉलर्स को बैलेंसिंग निकालना है। ठीक है। तो ओपनिंग में कोई नहीं था, 70 और फिर 12 कितने हो गए, 82। आपके पास 82 डेबिट में पड़े हैं, क्रेडिट में क्या पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा। तो ये $82 मैंने कैसे निकाले हैं जी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। तो ये $82 बैलेंसिंग फिगर निकल आई। अब ऐसे लिख लेता हूं, चलो यहां पे बैलेंसिंग, और अब ये सारे के सारे डॉलर्स ईयर एंड पर इस स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड होने हैं। 31 दिसंबर पर $1, भाई आमिर 31 दिसंबर पे $1 97 रुपये का। ठीक है। तो इंटू 97 किया आपने, आंसर क्या है 7954। अब ये लेजर आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल देगा। ज़्यादा एरर फ्री और आसान तरीका है, बार बार भी कैलकुलेशन तो कर ही रहे थे, तो जब लेजर बन गया वर्किंग में तो बस फिर फिगर्स उठा के लिखनी, क्योंकि ये लेजर हमने लोकल करेंसी में यानी रुपीज़ में बनाया हुआ है। जी बोले, किस तरफ बैलेंसिंग फिगर गिर रही है, क्रेडिट साइड पर कितनी, जल्दी करें, यही आना चाहिए था। ठीक है। तो ये 1586 क्या है जी, आपके एसेट में कमी आ रही है, तो एक्सचेंज लॉस है। ये बैलेंसिंग निकाला है आपने, ले जाएंगे इसको पीएनएल में 31 दिसंबर 18 पर। ठीक है जी। तो ये भी हमने एक काम सीखा। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप, जैसे आपका दिल करे आप इस वर्किंग को वैसे करें। आई वुड सजेस्ट लेजर बेहतर। जी ब्रैकेट में किया हुआ है, हाँ। ये अब देख लेना, आपको पुराने वाले को आपने मतलब ये दोनों को रुपीस में लाना तो पड़ेगा ना, जितने पे रिकॉर्ड किया था। तो ब्रैकेट में करें, बिल्कुल करें। ये वाली फिगर प्लस ये वाली फिगर, ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर ये टोटल कर लें और फिर एंड पे टोटल कर लें। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो तो जाता है। ठीक है। नहीं 97 तो उन्हीं पे ही लगाया हुआ है, इधर तो लगा लेंगे, इसका क्या करेंगे, मसला तो इसका आ रहा है ना, क्योंकि ये $70 पर डिफरेंट गेन लॉस आ रहा है, क्योंकि जब ये डिपॉजिट किए थे तो डिफरेंट अमाउंट पे हमने स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया था, ईयर एंड पे इन पे डिफरेंट गेन लॉस आ रहा है, दूसरे डॉलर्स पे डिफरेंट आ रहा है। ठीक है।
तो लेजर ज़रा ईजी है। अब जब ये लेजर बन जाएगा वर्किंग में, अब आपकी सिर्फ 3 एंट्रीज हैं, अक्खा बंद करके करो, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री होती नहीं है, ठीक है। डिपॉजिट किया तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 8400, कोई वर्किंग वहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 1140, कोई वर्किंग वहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग जो रेफरेंस होगा देते जाओगे। और एंड पे क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर आई, इसकी एंट्री क्या है, ये वाला बैंक वाला अकाउंट क्रेडिट, P&L डेबिट, तो ये लॉस है। तो 3 एंट्रीज कर लें। तो ये जनाब आपके बैंक डिपॉजिट की कहानी है। बहरहाल ये एंट्री अब पोस्ट करा दें जी। P&L एक्सचेंज लॉस, ठीक है, लिखें, पहले अभी तक लिखते आ रहे हैं। तो एक्सचेंज लॉस डेबिट P&L में और बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे आप, जो भी आप वर्किंग का रेफरेंस यहाँ पे तो लाजमी दे देंगे, वहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट में नहीं किया, यहाँ से किया हुआ, तो वहाँ पे भी उसी वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे 1586, ठीक है जी। चल ले आए। अच्छा जी, आपके इस वॉल्यूम 1 के एंड पे 110 पेजेस होंगे। ये वॉल्यूम 1 के हैं, अभी वॉल्यूम 2 आएगा तो उसके अपने होंगे। तो 110 पेजेस में अब जाहिर है IFRS 16 पहले हुआ करता था, जाहिर सी बात है, तो उसके पहले पेजेस की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन इस दफ़ा ईद की वजह से थोड़ा सा ऑर्डर तब्दील हुआ है, कोई मसला नहीं। 110 पेजेस हैं, तरतीब हमारी अपनी है, चैप्टर की कौन सी तरतीब से हम चल रहे होते हैं, अपनी तरतीब होती है हमारी। ले जी, IS 21 का 110 पेज नंबर 1 है आपके सामने। इसको ज़रा छोड़ें, पहले ज़रा देखें। आपको FAR 1 कुछ कुछ याद होना चाहिए। आपके लैंड या बिल्डिंग, जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर आपने ये लैंड या बिल्डिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉर सेलिंग पर्पस खरीदी है, तो ये आपकी इन्वेंट्री IS 2 लगेगा। और अगर आपने इसको बिजनेस, अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करने के लिए ख़रीदा है, मसलन आपने यहाँ पे हेड ऑफिस बना लिया, या आपने इस लैंड बिल्डिंग में फैक्ट्री लगा ली, बिज़नेस के अंदर किसी भी तरह से सेल शोरूम बना लिया, तो अगर आपने बिज़नेस के यूज़ के लिए ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, तो ये आपकी IS 16 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी। और अगर आपने ये लैंड या बिल्डिंग जो है ये रेंटल के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या दोनों मकासद के लिए ली है, तो ये IS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सही है, यानी कि किराए पे देने के लिए अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जैसे मिसाल के तौर पे जनरेटर भी हो गया, भाई 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 जनरेटर जो है अगर आपने ख़रीदा है, अपने हेड ऑफिस के बाहर लगाया है, तो वो तो PPE है। और अगर आपने जनरेटर ढेर सारे बाहर से मंगवाए और किराए पे देते हैं, तो वो जनरेटर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना जी। नहीं, वो फिर भी PPE ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या आता है, प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग। अच्छा, अब IS 2 के अपने रूल्स, IS 16 के अपने रूल्स, हमने इस वक्त रिवाइज करना है IS 40। तो IS 40 ये कहा करता था, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है फॉर रेंटल या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या दोनों मकासद इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इनिशियल मेजरमेंट इसकी होगी एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, हर स्टैंडर्ड ने इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे ही करवाई है, सिवाय हमारे IS 41 के, उसने इनिशियल मेजरमेंट ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करा दी थी। तो इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट ही है। लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमने ये सुना था उस वक्त FAR 1 में कि 2 ऑप्शंस हैं, एक है कॉस्ट मॉडल, 100% सेम है IS 16 IS 38 वाले कॉस्ट मॉडल से, और दूसरा है फेयर वैल्यू मॉडल। अब ये टोटली डिफरेंट है IS 16 और IS 38 के। अब IS 38 भी हम बोल सकते हैं ना, ये टोटली डिफरेंट है IS 16 और IS 38 के कॉस्ट मॉडल, फेयर रीवैल्यूएशन मॉडल से, क्योंकि उसके अंदर आप एसेट को ईयर एंड पे रीवैल्यू करते हैं, तो उसके बाद फिर उसको डेप्रीशिएट करते हैं। पहले भी डेप्रीशिएट हो रहा होता है, बाद में भी होता रहता है। जबकि IS 40 वाला फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता था, अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे एसेट को लेकर जाना है, तो आपने उसको डेप्रीशिएट नहीं करना, बल्कि आपने उसको फेयर वैल्यू पर उठा के ले जाना है, और गेन लॉस को कहाँ लेके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में।
जबकि IS-38 या IS-16 का जो रीवैल्यूएशन मॉडल था वो गेन को पीएनएल में लेकर नहीं जाने देता था, वो कहता था इसको आउटसाइड पीएनएल लेकर जाओ। ठीक है आमिर भाई, थोड़ी आंख भी खुल जाएगी, जरा इसको मिटा दें। अच्छा तो जरा इसको पढ़ें। IS-40 की डिस्कशन है हमारी फिलहाल किस लिए है, ताकि हम इसको IS-21 के साथ मिक्स कर सकें। ठीक है जी, जैसे आपके जहनों में कल आ भी रहा था, अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लें बाहर के मुल्क में, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो नॉन मॉनेटरी, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। फिलहाल जरा IS-40 तो रिवाइज कर लें। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो, या लैंड और बिल्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, यानी इकट्ठे हों अलग अलग हों। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अगर तो ये फॉर सेल है तो IS-2 की इन्वेंट्री है। IS-2 की क्या बन जाएगी, ये इन्वेंट्री। जैसे आप किसी सोसाइटी के दफ्तर में जाएं और कहें जी मैंने प्लॉट लेना है, तो वो कहेंगे ठहरे जी चेक करने दें हमारी इन्वेंट्री हमें। इन्वेंट्री में क्या पड़ा होता है, मतलब नक्शा ही होता है। उनकी इन्वेंट्री तो आगे फैली हुई होती है उनकी पूरी सोसाइटी में, जगह जगह पे जो प्लॉट्स पड़े हैं, तो वो इन्वेंट्री चेक करते हैं। तो उसमें बताते हैं कि जी प्लाट नंबर फलां 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 ये जगह पे नक्शे पे देख लें, ये अवेलेबल है, कौन सा पसंद है आपको। तो इन्वेंट्री अगर हेल्ड फॉर सेल है लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेंट्री। और अगर हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज में सारे आ जाते हैं ना, मतलब बिजनेस यूज़ कहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर आपकी फैक्ट्री लगी हुई है तो प्रोडक्शन हो रही है। अगर आपका हेड ऑफिस है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की ये कॉस्ट बन रही है। ठीक है, मतलब एडमिन पर्पज़ के लिए। और अगर आपने यहीं पर इस प्रॉपर्टी पे अपना शोरूम बनाया हुआ है, सेल शोरूम, तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। बहरहाल बिजनेस यूज़ के अंदर आपने इसको रखा हुआ है, तो ये आपके लिए IS-16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंड या बिल्डिंग को होल्ड किया हुआ है हेल्ड फॉर रेंटल एंड और कैपिटल एप्रिसिएशन, तो आपके लिए ये क्या बन जाएगी, IS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब IS-40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में IS-40 ने क्या कहा था, याद करें तो इनिशियल रिकग्निशन किस पर होगी। पहली बात, इनिशियल रिकग्निशन कब ये होता है, कब रिकॉर्ड करें। इनिशियल रिकग्निशन किसे कहते हैं जी, कब रिकॉर्ड करें। तो वही IS-16 और 38 वाला रूल था इसमें, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। IS-38 में भी ऐसा ही था, IS-40 में भी ऐसा ही है। हाँ, IS-41 बायोलॉजिकल एसिड में एक चीज़ उसने ऐड कर दी थी, कंट्रोल वाली, कि एसिड कंट्रोल में हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, और फिर एक और चीज़ ऐड की थी, कॉस्ट या फेयर वैल्यू हो या कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, ये उसने कह दिया था। बहरहाल बाकी सारे स्टैंडर्ड्स में तो ऐसे ही चला आ रहा था हमारा, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, एट कॉस्ट। खैर, इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ठीक है जी। फिर इनिशियल मेजरमेंट कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड करें, एट कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या कुछ होता था, एक तो उसकी परचेज प्राइस है ही है। ठीक है, परचेज प्राइस के अंदर और भी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, मतलब प्रोफेशनल फीस वगैरह या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी, अब एक उस प्रॉपर्टी आपने जो है वो 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, अब उस प्रॉपर्टी के पैसे आपने पुराने ओनर को दिए, एक तो ये उसकी परचेज प्राइस हो गई। फिर आपको उसकी वो रजिस्ट्री इंतकाल मेरे भाई अपने नाम करवाने के लिए आपको 2 लाख रुपए लग गए उसकी रजिस्ट्री इंतकाल पे। ठीक है, आपको 5 लाख रुपए कमीशन देना पड़ गया जो मिडल मैन था। ठीक है जी, तो ये 7 लाख हो गए। 3 लाख आपकी, और उसके अलावा कोई जो है वो टैक्सेस वगैरह पे करके, कोई लीगल फी ऐसी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस थे, तो मिला जुला के 10 लाख आपका ऊपर भी खर्च हो गया। तो आपको ये प्रॉपर्टी अब 5 करोड़ की नहीं, 5 करोड़ 10 लाख की पड़ी। तो परचेज प्राइस प्लस नेसेसरी कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये है इनिशियल मेजरमेंट। किस पे होती है जी इनिशियल मेजरमेंट, एट कॉस्ट। और IS-40 कहता था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल पे, जो कि 100% सेम है। ठीक है जी, 100% सेम एज IS-16, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल ये क्या है, 100% डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। मैं 100% नहीं लिखता, टोटली डिफरेंट फ्रॉम IS-16, क्योंकि इसमें ये क्या कहा करता था,
इसमें फेयर वैल्यू मॉडल में हम क्या कहा करते थे, ये कहता होता था जी कि आपने डू नॉट डेप्रीशिएट, क्या करना है जी, डेप्रीशिएट। एक तो ये फ़र्क हो गया, IAS 16 डेप्रीशिएट करवाता था एसिड को रीवैल्यूएशन से पहले भी बाद में भी। ये क्या कहता था, डेप्रीशिएट नहीं करना अगर इस मॉडल में आना है तो। दूसरी बात ये कहता होता था कि आपने एसिड को फेयर वैल्यू पे ले जाना है ईयर एंड पर, और गेन हो चाहे लॉस हो, वहाँ पे गेन OCI में जाता था, लॉस PNL में चला जाता था। यहाँ पे ये कहता है गेन हो या लॉस हो, इसको कहाँ लेकर जाना है आपने, PNL में। तो ये फर्क था, ठीक हो गया, सही है नहीं सही। चलो अब ये एग्जाम्पल जो है ये मैं बिल्कुल ज़बानी करा रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपकी बातें सर रिवाइज हो जाएं, फिर फटाफट हम अपना FAR 2 शुरू करते हैं, ठीक है। चलो जी, लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज ऑन यकम जनवरी 11 फॉर 70 रुपये, ठीक है। अब ये यहीं से रिवाइज कर लो, जो अगले वाला है ना उसकी एंट्रीज फिर अपने बोर्ड पे करना है, तो नई चीज़ है, ठीक है ना जी। लैंड एंड बिल्डिंग, बल्कि दोनों ही कर लेते हैं यार, बल्कि एक काम करते हैं, मैं तो कहता हूं इसी एक सवाल को ना कॉस्ट मॉडल से भी कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको फिर ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे जी। 70 रुपये की हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग परचेज की है, जिसमें 30 रुपये लैंड पोर्शन है, तो मतलब बाकी 40 क्या होगा 70 में से बिल्डिंग। ये क्यों अलग बताया करता है, कभी कभी डेप्रिसिएशन करनी पड़े, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है तो कॉस्ट मॉडल में डेप्शन होगी ना। और जाग रहे हो ना, बस थोड़ा सा और जागो, बस आ गया है न्यूमेरिकल। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर इज 95 एंड रुपीज़ 65 ऑन 31 दिसंबर 12। फेयर वैल्यू 95 है और 65 है, 12 पे ये 11 और 12 होगा, ठीक है हाँ, ऑन 31 दिसंबर 11 इस 95 एंड 12 पर 65, ठीक है जी। अब जनरल एंट्री करो फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 12। अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो तो जल्दी से बताओ क्या एंट्री करोगे, जब खरीदोगे तो क्या एंट्री करोगे, 70 रुपये से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, और ईयर एंड पर आओगे तो कॉस्ट मॉडल में हो तो डेप्रिशिएट करना है किस पर, 10 साल पे, तो 70/10 7 एंट्री करोगे। 70 क्यों नहीं, क्योंकि लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना, तो 40/10 4 रुपये की डेप्शन की एंट्री करोगे, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, क्यों डेप्शन क्रेडिट, पहले साल के एंड पे भी और दूसरे साल के एंड पे भी डेप्शन की एंट्री होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो पहली एंट्री तो उसी तरह से होगी, एसेट डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से 70 से, ठीक है। लेकिन देख लिया मोबाइल आपने, अच्छा नया काम ढूंढा आपने है ना, ऐसे करके मोबाइल नीचे रख के ना आमिर भाई देख रहे, चले देख कर आए उस्मान भाई क्या देख रहे, हाथ नहीं लगाना आमिर भाई, आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, देखने आ रहा है उस्मान, देखने जाओगे, चलो ठीक, चलो इसने माफ़ कर दिया आपको। अच्छा हाँ, अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 70 से, और उसके बाद चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि इसको उठाकर ले जाना है 70 से सॉरी इधर गया, किधर गया, 70 से 95 पर। अब एक बचपन में आपसे बात किया करता था, मैं तो करता था, तकरीबन वही बच्चे बैठे हैं, बहरहाल सारे उस्ताद तकरीबन ऐसी बात करते होंगे, नहीं तो मैं आपको कर रहा हूँ चलो पहली बार, कि अगर कभी फेयर वैल्यू मॉडल हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो ज़्यादा बेहतर क्या है, लेजर बना लो, एक छोटी सी वर्किंग किया करो, लेजर बना लिया करो। तो हमने एक लेजर बना लेंगे, वो लेजर ऐसा बनेगा जिसमें हम कहेंगे 70 पे प्रॉपर्टी आई थी और ये एंड पे कहाँ पे चली गई 95 पे, तो क्या आ गया जी 25 रुपये का, अब गेन है या लॉस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और PNL क्रेडिट, तो गेन है, डेप्शिट नहीं करना। ऐसे ही अगला साल आएगा तो ये 95 होगा और फिर यहाँ से उठाकर इसको ले जाएंगे 65 पे, तो 30 रुपये का क्या आ जाएगा, अब ये लॉस आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और PNL डेबिट, तो ये जनाब आपका फेयर वैल्यू मॉडल आ गया, ये लेजर भी आ गया। तो कुछ थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, चलो तो ये जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल में शो करो एसेट बैलेंस शीट में ऐड कॉस्ट लेस अकोमोडेशन एंड अकोमोडेटिव इम्पेयरमेंट लॉस, और PNL में डेप्शन एक्सपेंस नजर आएगा, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल में एसेट किस पर नजर आएगा, फेयर वैल्यू पे, और PNL जो है वो गेन लॉस शो करेगा ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और डेप्शिट नहीं करना, ये रिवीजन हुई आपकी, ठीक है। अब
आ जाओ ज़रा अपने सवाल पे जो हम करेंगे। आपने उधर से नहीं देखना क्योंकि उसमें सोल्यूशन मौजूद है ना, तो इसलिए ऐसे काम का फ़ायदा कोई नहीं है। इसमें तो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल की एंट्रीज वहीं पर ही हम दोनों कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है जी। 17 पेजेस में एग्जाम्पल नंबर 2 हम करने लगे हैं जी। वी परचेज अ प्रॉपर्टी इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी 2015, जिस दिन $1 बराबर था 130 रुपये के, यानी कि डायरेक्ट मेथड में बताया हुआ है। और फेयर वैल्यू उसने गिवन की हुई है 31 दिसंबर 15 पे 70 रुपये फेयर वैल्यू है। 70 रुपये क्या है, $70 फेयर वैल्यू है। और इस दिन डॉलर का रेट भी चेंज हो रहा है। फिर 31/16 पे भी ऐसे ही है। एंट्रीज करनी है, पर मैं तो तरतीब से चलूँगा, जनरल एंट्री ज़रूर करूँगा, लेकिन वर्किंग में क्या बनाऊँगा, लेजर, ठीक है। तो हैंड रिटन पेजेस हैं, जिसमें हैंड रिटन पेज 1 जो है IS 21 का, उसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल 2 मुझे उसने कहा है जनरल एंट्रीज करो, और दोनों साल की कर देंगे, 15 की और 16 की, ठीक है। लेकिन मशवरा क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल पहले कर लेते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल की एंट्रीज करें तो पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग करता हूँ मैं, वर्किंग 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। अब किस दिन आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की है, डेट लिखी हुई है, यकम जनवरी 2015 पे आपने $30 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की, और इस दिन 130 रुपये का $1 था। एंट्री बताएं क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने खरीदी है फॉरेन करेंसी में, और हमारी फंक्शन, मैं बोल रहा हूँ हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, लिखा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है छोटी सी, बाकी बात तो मैं खुद बताऊंगा। ये हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, हमारी फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है, यानी हमने जनरल एंट्रीज करनी है रुपीज़ में, तो हमें इन डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, ठीक है। तो फिर यकम, क्या है डेट, यकम जनवरी 2015 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। अब कितने डॉलर्स की ये प्रॉपर्टी है, 30 की, और इस दिन 130 रुपये का $1। तो क्या अमाउंट आ गई जी, 3900। अब यूं लेजर बनाते जाएंगे, साथ साथ एंट्री करते जाएंगे, ठीक है। यही तो कैलकुलेशन वैसे भी करनी थी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, यकम जनवरी 2015 पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट 3900 से। अब चूंकि ये एक मॉनेटरी आइटम है, सॉरी पहले ज़रा वो कर लेते हैं। अच्छा, कौन सा मॉडल है जी, तो ये एंड पे क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, और गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अब क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉनेटरी आइटम है, पहला सवाल है मेरा, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉनेटरी आइटम है। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा मैं कह रहा हूँ यूज़ करो, ये कौन से मॉडल की एंट्रीज कर रहा हूँ। अब मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दी, यहाँ दे दूंगा हेडिंग, ठीक है। अब मैं ईयर एंड पर आया 31 दिसंबर 15 पर, और मैंने यहाँ पर लिखा कैरी डाउन। अब कैरी डाउन $30 नहीं ले सकते, बल्कि कैरी डाउन क्या लेना पड़ेगा, वो कहता है फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 15 कितनी है, $70। अब जब मैंने यहाँ पर लिखा $70, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 130 से, किस से करूंगा, तो ये तो गड़बड़ नहीं हो रही फिर, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने खुद ही तो डिसाइड किया हुआ है कि नॉन मॉनेटरी आइटम को रिट्रांसलेट नहीं करना, तो नहीं, कैश भी नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी तो वही पड़ी है। असल मसला ये है कि फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है
हम इस नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, हम इस नॉन मॉनेटरी आइटम को फेयर वैल्यू पर उठा के ले जा रहे हैं। अब फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 15 की, तो फिर मजबूरी का दर्जा ये है कि जिस दिन की फेयर वैल्यू है उस दिन वाला एक्सचेंज रेट भी लगाना पड़ेगा। ये हम रीट्रांसलेशन नहीं कर रहे, ये हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम बैलेंस शीट डेट पर इसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स की कर रहे हैं फेयर वैल्यू पर। अब जो फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 15 की है तो फिर मजबूरी है एक्सचेंज रेट भी उसी दिन का लगाना पड़ेगा। तो इसको इसीलिए एक्सचेंज गेन लॉस भी नहीं कहेंगे। ये जरूर देखो, जरूरी बात क्या है, रेट चेंज हुआ है तो कोई ना कोई एक्सचेंज डिफरेंस वजह से एक्सचेंज का गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, लेकिन हम इसको नाम भी नहीं देंगे एक्सचेंज गेन लॉस का, क्योंकि ये एक्सचेंज गेन लॉस है ही नहीं। हम नॉन मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्ड हम रीट्रांसलेट करते ही नहीं है। दरअसल तो हमने इसको किस पर रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू जिस दिन की उस दिन का स्पॉट रेट, तो फिर गेन या लॉस असल में कौन सा गेन लॉस है, फेयर वैल्यू गेन लॉस है। मतलब इसमें अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से गेन या लॉस है भी सही ना, तो वो भी साथ चिपक के वहीं चला जाएगा जहां फेयर वैल्यू गेन या लॉस ने जाना है, कोई फर्क नहीं होगा। बात समझ आई है? ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो दो ही एक्सेप्शनल केसेस आते हैं आपके पास, चलो तीन कर लो जबरदस्ती, अब तो इंटेंजिबल भी पढ़ लिया है। जिन मॉडल्स में आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू या जैसे आप बायोलॉजिकल एसेट बल्कि 4 पढ़ लिए। मतलब कहने का ये है, लेकिन जो ज्यादा IAS 21 ने डिस्कशन किया ना वो इन दो की हुई है। किसकी? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, दूसरी IAS 16 की। वो IAS 16 वाला फिर किस दिन करेंगे, फिलहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फोकस करें, ठीक है। चलो वो भी बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे PPE है, आपने बाहर के मुल्क में कोई प्लांट लगा लिया, आप डॉलर में वो खरीदा था, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, लेकिन आपने उसमें रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है। तो जब ईयर एंड के ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे तो वो रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन की होगी, ईयर एंड की होगी ना। ये लेट्स से ईयर एंड पे रीवैल्यू कर रहे हैं, तो ईयर एंड की जिस दिन की फेयर वैल्यू होगी उसी दिन का एक्सचेंज रेट उठाना पड़ेगा। अब वो भी PPE होने के बावजूद, अब PPE है तो नॉन मॉनेटरी आइटम, लेकिन हम उसको रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, दरअसल हम उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर जा रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं, तो मजबूरी के अंदर एक्सचेंज रेट वही लग गया। इसीलिए उस IAS 16 वाले सवाल को जब करेंगे, ये बात दोबारा करूंगा, उधर भी ये क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है तो भूल जाओ ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, हम यूं ही समझेंगे कि ये रीवैल्यूएशन गेन या लॉस है, और वही रूल लगेंगे जो IAS 16 के हैं, यानी रीवैल्यूएशन लॉस हुआ तो PNL में, और रीवैल्यूएशन गेन हुआ तो OCI में। रियल गेन हुआ तो कहां जाएगा? हाँ, फिर ये ना कहना इसमें तो एक्सचेंज गेन लॉस भी था, अगर लेट्स से एक्सचेंज गेन था तो सर वो भी चला गया OCI में, वही जाने दो, क्योंकि एक्सचेंज गेन लॉस दरअसल तो था ही नहीं। हम नॉन मॉनेटरी आइटम को तो हम ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं करते, रीट्रांसलेट नहीं कर रहे, हम इसको उठाकर ले जा रहे हैं फेयर वैल्यू पे। तो जो स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है, IAS 40 ने अपनी, IAS 16 ने अपनी, उसकी ट्रीटमेंट ही होगी। एक्सचेंज गेन लॉस अलग से नाम ही नहीं होगा, वो बस वो जो चीज निकलेगी उन्हीं स्टैंडर्ड के हिसाब से निकलेगी, और जहां वो जाते हैं अपने साथ इस डिफरेंस को भी ले जाएंगे। गॉट इट? तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 का PPE, या इस तरह का कोई और अगर आपको मिल जाए 38 का इंटेंजिबल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एसिड भी हो सकता है, बाहर के न्यूजीलैंड में आपने भेड़ें रखी हुई हैं, खैर चलें छोड़ें, वो तो है, तो रूल बता दिया ना आपको कि हमारा IAS 21 का रूल क्या है, रीट्रांसलेट सिर्फ कौन से होने हैं, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स रीट्रांसलेट। लेकिन ये तो IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जिसने एक ऑप्शन दिया था IAS 40 ने कि इसको उठाकर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ले जा सकते हो, तो हम इसको उठाकर ले गए ईयर एंड पर इसकी फेयर वैल्यू पे। अब फेयर वैल्यू 31 दिसंबर की हो तो एक्सचेंज रेट 130 तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो हमने फिर 31 दिसंबर पे जाके रेट देखा तो 135 हो चुका था। तो अब देखा जाए तो डीप डाउन जाकर तो 5 रुपए का एक्सचेंज गेन आ रहा है, लेकिन इसको नहीं कहना एक्सचेंज गेन, है ही नहीं, नाम ही नहीं लेंगे, इसका गुनाह मिलता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पर कितना, अब बताओ आंसर, 9450। अब बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 15 पे कितनी आ रही है, अब इसका नाम फेयर वैल्यू गेन रखना है, एक्सचेंज गेन नहीं रखना, ठीक है। और ये बैलेंसिंग निकाला है आपने, हालांकि इसमें फेयर वैल्यू गेन के साथ एक्सचेंज गेन भी बढ़ा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, ये 130 है तो ये 125 हो गया होता, फिर भी इस तरफ गेन आ जाता लेट्स से, क्योंकि ये फेयर वैल्यू काफी बड़ी है, तो तब भी इस लॉस का कोई वजूद ना होता, नेट शेट होके, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो भी गेन लॉस है
ठीक है, फेयर वैल्यू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मॉनिटरी आइटम है। IAS 21 रीट्रांसलेट नहीं कर रहा, ये तो IAS 40 इसको रीट्रांसलेट नहीं, इसको सब्सिक्वेंटली मैयर कर रहा है फेयर वैल्यू पर। तो फिर बस उसके जो फेयर वैल्यू गेन आए या फेयर वैल्यू लॉस है पीएनएल में ले जाना, एक्सचेंज गेन लॉस का नाम भी लेना मुनासिब नहीं है नॉन मॉनिटरी आइटम्स के केस में। गॉट इट? कुछ समझ तो नहीं आ गई? अच्छा, नींद तो नहीं आ गई? अच्छा जी, तो कितना है जी? 5550, ठीक है जी। लें जी, ये आपका पहला साल हो गया खत्म। तो आपने, चूंकि आपका ये कौन सा मॉडल चल रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल, तो 31 दिसंबर 15 पे आपने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि आपने इसको उठा के फेयर वैल्यू पर रखा, और 5550 का आपको आ गया फेयर वैल्यू गेन। तो इसकी एंट्री आपने की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में क्रेडिट, ठीक है जी। तो वर्किंग का रेफरेंस देंगे आप, वर्किंग 1 में जी मैंने निकाला है ये, तो 5550, ठीक है जी, डन हो गया। चले जी, अब अभी कहानी रुकी नहीं, ये तो हो गया 31 दिसंबर 2015 वाले साल के एंट्रीज का मामला। अब 16 में आए तो फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, तो हमने पहले सबसे तो करना है जी क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल का ओपनिंग बनाया, ठीक है जी, 9450, ठीक हो गया। और उसके बाद 31 दिसंबर 2016 पर कैरी डाउन। अब चूंकि मेरा मॉडल कौन सा चल रहा है, तो मैंने ईयर एंड पर फेयर वैल्यू देखनी है, गेन हो चाहे लॉस हो, जो भी है, ठीक है। तो $25, और इस दिन क्या हो गया जी 100, ओरिजिनल के हिसाब से तो आज भी गेन ही है, लेकिन कोई गेन, एक्सचेंज गेन लॉस का नाम भी नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, नॉन मॉनिटरी आइटम है। अल्लाह ना करे कभी आप ये नाम लें रीट्रांसलेशन हो रही है, ना 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 ना, ये हमारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो रही है एट फेयर वैल्यू मॉडल, ओके। तो उस वजह से इस दिन की फेयर वैल्यू है, उस दिन का रेट लेना मजबूरी है, वरना हम कभी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओरिजिनल वाले 130 से ना छेड़ते, पेबल वगैरह को छेड़ते अगर ये उधार पे होती तो। समझ आई बात की? समझ आ गई? पक्की बात? चलो, तो $30 25 पे ले गए, और इस दिन $1 कितने के बराबर है? तो 132, आंसर 3300। ओहो, तो फिर बैलेंसिंग फिर किस तरफ आ रही है जी? क्रेडिट साइड पर कितना? ये जनाब आपका आ गया 31 दिसंबर 16 पर फेयर वैल्यू लॉस। नहीं लिखना इसको कभी कुछ और, ये बैलेंसिंग जो आपने निकाला ये फेयर वैल्यू लॉस है। अब हालांकि देखो, इसमें देखा जाए तो ओरिजिनल डेज से देखा जाए तो ये कुछ गेन भी है, ओरिजिनल जो 130 था, हाँ पिछले साल से कुछ लॉस भी है, लेकिन हमें से क्या एक्सचेंज गेन लॉस की बात नहीं करनी है आपने, खबरदार, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2000 ये हमने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 ये एंट्रीज पास की थी, ठीक है। और ये अब हम कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16। अब 16 वाले साल में तो सिर्फ आपने 31 दिसंबर 16 पर डेप्रिशिएट करना है, वही तो नहीं करना। फेयर वैल्यू मॉडल में डू नॉट डेप्रिशिएट, ओनली टेक द प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, एंड एनी गेन और लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंज विल बी टेकन टू पीएनएल, ठीक है जी। तो गेन है लॉस है? लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस, मैंने लिखा भी लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, कोई भूले ना, ये पीएनएल में गया, ठीक है। वर्किंग 1 से निकाला है हमने, ये डेबिट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करेंगे 6150 से, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा कौन सा मॉडल है? ओके सॉरी, फेयर वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं कॉस्ट मॉडल में एंट्रीज करना चाहूं तो बहुत सिंपल एंट्रीज है, ठीक है जी। सबसे पहले तो 1 जनवरी 15 पे आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को खरीद लेना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री तो बेटा बहरहाल रुपीज़ में करनी है ना। अब ओरिजिनल स्पॉट रेट पर इसको एक बार रिकॉर्ड करके फिर छोड़ देना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मॉनिटरी आइटम है, ईयर एंड पे होता रहे एक्सचेंज रेट चेंज,
हमने इसको रीट्रांसलेट नहीं करना। जैसे अभी वो इक्विपमेंट भी 1-2 दिन पहले आया था, ठीक है, तो इक्विपमेंट तो हमारे पास आ गया, अब ये बाहर भी पड़ी हुई है ना, कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट भी पड़ी होती है, उसको फिर नहीं छेड़ना, ठीक है। हाँ, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर आप फेयर वैल्यू गेन ही रिकॉर्ड करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस तो नहीं है। बात समझ आ रही है, ठीक है, मॉनिटरी आइटम नहीं है ये, ओके। बहरहाल यहाँ पर पहली बार तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी कितने डॉलर्स का, $30 की इन्वेस्टमेंट थी और 130 रुपए का $1 था, तो जी ये ओरिजिनली तो इतने पर ही रिकॉर्ड होना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, तो ये पहली एंट्री की आपने, उसके बाद 31 दिसंबर 15 पे आया, चूंकि आपका मॉडल ये उसने मांगा नहीं था, मैंने दोनों ही कर दिए, मैं आपका कॉस्ट मॉडल है तो इसलिए ये रेंट पे आपने इसको बस डेप्रीशिएट करना है, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कोई लाइफ शाइफ गिवन है इसकी, नहीं गिवन, इसमें ऐड ना कर लें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, मैं ऐड करता हूँ जी इसमें, ठीक है, ऐसी मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, शायद दिखा ही हो गई, नहीं है, अच्छा चलो ये तो हो गया ना, अब इसको बेशक छुपाना क्या है इसको, ये फेयर वैल्यू मॉडल की एंट्रीज हुई पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, वो क्या है, मिसाल के तौर पे ये .1 कर देता हूँ ना मैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे .2 लिख रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बीच में आ गई, ठीक है। बिल्डिंग पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट्स 70% of investment property and rate of 10% straight line method is used। ज़रूरी नहीं है कि 70% भी इस तरह से मतलब परसेंटेज भी हुआ करे, सारे का सारा ही डेप्रीशिएबल एसेट हो सकता है, वैसे लैंड जो के बीच में होता है ये प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसलिए वो अलग करना ही पड़ता है। बहरहाल हमारे लिए मैं जो है वो डेप्रीशिएबल अमाउंट होगी 3900 का 70% इंटू 10% करेंगे, पूरा साल ही इसको हमने डेप्रीशिएट करना है, ठीक है। तो इधर देखें जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल रहे हैं तो 3900 को पहले करें 70%, ये बिल्डिंग पोर्शन अलग कर लिया, अब इसको कर दें 10%, ये पूरे साल की डेप्शन देनी है क्योंकि 1 जनवरी को ये आ गया था, तो बोलो 270 भी लिख देते लेकिन बहुत क्लोज है, 273 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। को मसला नेक्स्ट ईयर चूंकि कॉस्ट मॉडल है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जितने पर रिकॉर्ड की थी ना बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी पड़ी रहेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट करने की इजाज़त नहीं है, वो तो पिछले पार्ट में तो हम फेयर वैल्यू पर लेके जा रहे थे ना उसको, तो अगले साल वही 3900 और वही डेप्रीसिएशन, तो 31 दिसंबर 2016 पर सेम वही, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ 3900 भी दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको और पक्का हो जाए, 3900 को नहीं छेड़ सकते हम क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, बार बार कह रहा हूँ, इसको रीट्रांसलेट नहीं करना। वो क्या हो रहा था, वो तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही थी, ठीक है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो रही थी फेयर वैल्यू मॉडल पर जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, इधर देखो वही 3900, मैक्सिमम ये हो सकता था कि साल के पहले दिन ना खरीदी होती हमने तो डेप्रीसिएशन पहले साल पूरे साल ना आती बस, ठीक है, कितना आता है वही 273, ठीक है जी, ओके डन। तो सवाल रिवाइज तो असल में करवाना था, मकसद ये समझाना था, ठीक है, लेकिन चलो अच्छा हो गया, ज़रा आपका कॉस्ट मॉडल भी और फेयर वैल्यू मॉडल भी सामने आ गया। तो भाई अपने रूल से नहीं फिरना, रूल तो वही है, नॉन मॉनेटरी आइटम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैश पे ना करते, पेएबल होती और ये रेंट पे ये पेएबल पे ना हुआ होता तो उसको रीट्रांसलेट करते, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे
उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पेएबल इज अ मॉनेटरी आइटम, ठीक है। पे होता तब भी आपको सेटलमेंट के वक्त भी गेन लॉस निकालना पड़ सकता था, ठीक है। समझ आई है बात की? चलें अब इससे ज़्यादा इसको नहीं करते, हर रोज़ ही ऐसा होता है बेचारा। I-38 वाला सवाल 2 कदम चलता है और फिर कुड़म करके गिर जाता है। तो आज उम्मीद है लाइसेंस को कर लेंगे, बाकी कॉल से हैं जी, ताकि I-38 भी याद रहे ना जी। क्वेश्चन है, होमवर्क भी कोई नहीं है, ठीक है। जो करवाया IS-21 का वही करना है, ठीक है। मुझे याद कराना है भाई इनको ना, मैंने रिवीजन प्लान भेजना है, भेजा था वैसे आपको ईद से पहले। चलें रिवीजन प्लान ना लास्ट सेशन वाला आपको भेज दूंगा मैं। अब आपके ना 3 टॉपिक्स, चले 2 टॉपिक्स, ठीक है। इनको बस इसको बस आधा घंटा लगाना है। जितने सवाल मैंने कराए हैं एक सीटिंग में कर लेना, ताकि मंडे को ये तो रेडी हो। अब 2 टॉपिक्स जो है ना आपके IS-38 और IS-41, रिवीजन प्लान में उनके क्वेश्चंस को देखना है, जो क्वेश्चंस उनमें हैं और आपने किए हुए हैं। एक दो का सवाल ऐसा हो सकता है ना जो अभी जैसे पेंडिंग है, जो ड्यूरिंग सेशन होने हैं, तो रिवीजन प्लान तो एंड पे जो फाइनल होता है तो उसमें तो सारे सवाल ही होते हैं ना। तो आपके वो सवाल जो अभी उसमें ना हुए हों, आपने नहीं किए हों क्लास में, उनको निशान लगा के अलग कर लेना। बाकी जो सवाल हैं IS-38 के 8 सवाल हों 10 हों, IS-41 के जो 2 4 5 सवाल हों, जितने भी हों रिवीजन प्लान वाले सवाल जो आपने क्लास में कर रखे हैं वो आपने करने हैं एक सिटिंग में। यानी IS-38 एक सिटिंग में बैठ के करना है, 2 घंटे लगें, 3 लगें, 4 लगें, अगर पास होना है तो। IS-41 एक सिटिंग में करना है, ठीक है। ये फिर आगे अगले वीकेंड्स पे फिर दूसरे टॉपिक्स आने लग जाएंगे ना। अब अगले वीकेंड तक IS-21 पूरा हो जाना है और अगले वीक में ही इंशाल्लाह IFRS 16 शुरू हो जाना है। अब IFRS 16 ऐसा स्टैंडर्ड है कि सिर्फ अगला एक संडे होगा जिसमें आप IS-21 रिवाइज कर सकेंगे। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहनी। IFRS 16 ने फिर होश नहीं संभालने देना। तो वो जब ख़त्म होते होते जब उसके ख़त्म तक पहुँचेंगे तो वो खुद ही इतना लंबा है कि शुरू वाला लगेगा भूल रहा है। खैर तब तक तो याद होगा। फिर उसके बाद IS-12 में शुरू होना है, वो अलग बला। तो फिर हर अगले वीकेंड में कुछ और ऐसी चीज़ें होंगी और जितना आगे जाएंगे हो सकता है फिर आपको कभी IS-38 रिवाइज करना पड़े। तो वही रिवीजन प्लान के वही सवाल और वही एक सीटिंग। जब कभी लगे आपको फलाना टॉपिक मुझे भूल रहा है, रिवीजन प्लान में भेज दूंगा आप लोगों को, बस मुझे याद कराना है, ठीक है। आप करा देना, अगर ना आए तो शाम तक, ठीक है। हाँ शाम तक होपफुली आ जाएगा। नहीं कॉल दे में चुकनी कोई नहीं, मैसेज कर देना, शायद देख लूँ बाद में। अच्छा जी, तो रिवीजन प्लान ही आपके लिए जब कभी आपको लगे कोई भी टॉपिक पुराना भाई वो रिवाइज करने वाला लग रहा है, भूल ना गया हो, तो रिवीजन प्लान के क्वेश्चंस एक संडे पर एक सिटिंग, वो जो पुराना टॉपिक होगा वो बिल्कुल अजबर होता जाएगा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सवाल नहीं याद करते हम तो रूल्स याद करते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेते होते हैं बार बार करके और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर पर्चे वाला सवाल बन जाता है। तो हम फिर एंजॉय करते हैं, वेव स्किल करते हैं। आए पेज नंबर 263 पर आपका IS-38 वाला सवाल चल रहा है। 5 मिनट इसको मैं दे सकता हूँ बस आज, और फिर हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होने को पहुँच गया है। लाइसेंस, अरे ओ लाइसेंस क्या हाल है? कहता है जी ऑन 30 जून 17 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ AL's लाइसेंस एंड रिलेटेड रीवैल्यू सरप्लस वर 450 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। बड़ा ही आसान कर दिया इसने वैसे। अब मैं वर्किंग कहाँ करूँ? वर्किंग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग 1 लाइसेंस के लिए वर्किंग होगी आपकी डेट, डिस्क्रिप्शन, वही बचपन वाली आपकी लाइसेंस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ी ही आपकी ये महबूब वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी IS-16 ने IS-12 के साथ मिक्स होना है। इसके आगे 2 कॉलम्स पढ़ेंगे। बड़ी मशहूर एडजस्टमेंट, बड़ी फेवरेट ICAP की आया करती है, फाइनल अकाउंट में आ जाती है, वैसे भी IS-12 के सवालों में आ जाती है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आती है, डिफरेंट क्वेश्चंस में आती रहती है। खैर चले जी। अब मुझे ना उसने 31, मुझे नहीं पता ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल सारी बातें, मुझे बस ये पता है 30 जून 17 जो कि पिछले साल की क्लोजिंग डेट है, या इस साल की ओपनिंग कह लें, 30 जून 2017, इस पर मैं बुक वैल्यू लिख लेता हूँ। रीवैल्यूड अमाउंट उसने बोला है ना, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब किताबों में जिस पर नज़र आ रही है वो क्या है जी? लाइसेंस की 450, और सरप्लस है वो कितना है?
और बोलो तो 30। यहाँ पर सवाल खड़ा है इस वक्त, ठीक है। ये बुक वैल्यू को आप 30 जून 17 कह लें या यकम जुलाई 17 कह लें, हमारे साल का पहला दिन भी यही है, ठीक है। अब 30 जून 17 या यकम, मैं यकम जुलाई 17 ही लिखता हूँ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ओपनिंग डेट ही लिखता हूँ, साल का पहला दिन, ठीक है। अब ये लाइसेंस के बारे में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, बस इतनी सी बात बोल के कहानी ख़त्म कर दी उसने। आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग ले ली इन्होंने मैंगो में, ये एक्सपेंस किया है प्रोजेक्ट पे, ओन कस्टमर लिस्ट, हाँ ये मेरे लिए रेलेवेंट पॉइंट आया जाकर 5वां, जिसे वो क्या कहता है, उसी दिन यानी यकम जुलाई 17 पे जिस दिन की मैंने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है या वट एवर, बुक वैल्यू भी है तो रिमेनिंग लाइफ बन जाएगी ना। ये वो कह रहा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स वॉज 10 साल। हाँ, गुडविल की लाइफ को नहीं होती, वो वैसे भी इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारनी होती है, उसको तो अमोर्टाइज करते ही नहीं है ना। गुडविल का क्या पता कितनी यूजफुल लाइफ होती है उसकी, इसीलिए तो उसको हम अमोर्टाइज कर ही नहीं सकते, उसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना पड़ता है, ठीक है। IAS 38 नहीं मुक रहा है ना, विच IAS 41 भी मुक गया, जी IAS 21 भी मुक जाना है। अच्छा होता है इस तरह से, ये जानबूझ के छेड़खानी की जाती है कि कोई पिछला भूलने ना पाए। आप देखो ना, सारा कुछ रिवाइज होता जा रहा है आपका, वरना तो आप भूल जाएंगे। क्या ख्याल है? अभी आगे कंसोलिडेशन करके फिर वापस आएंगे यहाँ पे 2 सवाल जो छोड़े हुए हैं। ओए होए। अच्छा, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो सब एसेट्स की 10 साल थी, तो हमारे लाइसेंस की भी 10 साल ही है, ठीक है। और अगली बात, ग्रुप फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल। जा रहा हूं, पढ़ो आप लोग, पढ़ो तब तक, ऊंचा पढ़ दे कोई, मैं सुन लूंगा, रहने दो, मैं पहुंच गया हूं जी मेरे बच्चों। और पागल खानों, ग्रुप फॉलोज, ग्रुप की पॉलिसी है, ये क्या मतलब होता है, ग्रुप कौन है, क्या मतलब है, ये सारी बातें इंशाल्लाह रीवैल्यूएशन में, ठीक है, वो कंसोलिडेशन में। फिलहाल रीवैल्यूएशन मॉडल हम यूज़ करते हैं लाइसेंसेस के लिए और कॉस्ट मॉडल बाकी सब के लिए। तो फिलहाल तो आज की डिस्कशन लाइसेंस की है, इसके बाद तो फिर कल इंशाल्लाह बाकी एसेट्स आएंगे ना, ठीक है। तो एज ऑन 30 जून 18 फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वॉज असेस्ड एट 350 का मतलब क्या है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है या ये रीवैल्यू सरप्लस या लॉस है। फेयर वैल्यू 350 है, तो ये क्या है, फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये फेयर वैल्यू है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है। तो आप 30 जून 18 पर पहले एसेट को लेकर तो जाएं, तो इसका मतलब पहले हमने डेप्रीशिएट करना है इसको। तो ये 450 रुपया चाहे रीवैल्यूड अमाउंट है चाहे बुक वैल्यू है, मुझे से हमें सवाल में जब रिमेनिंग लाइफ दे दी है, तो चाहे ये पिछले साल के आखिरी दिन भी हमारी हुई है रीवैल्यू, तो उस दिन से ऑनवर्ड्स इसको 10 पे ही डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करना है। और अगर ये पिछले साल के आखिरी दिन नहीं रीवैल्यू हुआ था, ये लाइसेंस कुछ साल पहले भी हुआ था, तब भी बुक वैल्यू को भी रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आंसर तो सेम आता है ना। ओरिजिनल अमाउंट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करें, इसलिए हमारी बला से हमें कोई मसला नहीं है। तो 450 को डिवाइड करें 10 से, और मैं भी नाल ही जाना है, हशर के साथ नशर भी कर दें जी। इंक्रीमेंटल डेप्शन की या अमोर्टाइजेशन, सॉरी, इसकी एंट्री करें जी, बोले 45 और 330। अच्छा, अब ये जनाब 30 जून 2017, ठीक है जी। तो आपकी बुक वैल्यू 30 जून 2017 पर क्या बन गई, 405, ठीक है जी। अब इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं मुझे फ़िलहाल गेन लॉस निकालने से पहले तक, लेकिन चलो लिख दें और पहले ये एंट्री कर लें। अब एंट्री कौन सी होगी, क्या इस ओपनिंग की एंट्री होनी है, बोलो क्या इस ओपनिंग की एंट्री होनी है? ओपनिंग बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं, क्लोजिंग की एंट्री कर लें। तो एंट्री फिर सिर्फ कौन सी बनी, ये 30 जून 17 वाली, और इसके अंदर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। 30 जून 17 पे डेप्रीसिएशन की एंट्री भी करनी है और इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री भी। कुछ याद है फेयर वन, सरप्लस के कॉलम में बैलेंस आ रहा होता था तो हम उसको, बाकी जिसको याद नहीं है इंशाल्लाह IAS 12 में जाके मैं IAS 16 रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। वो प्रॉपर रिवीजन चाहिए होती है वहाँ पे, उसके बगैर काम नहीं चलता। टैक्स मिक्स करना होता है ना, किस में, FR 1 के पढ़े हुए में,
तो फिर वो टैक्स तो मिक्स तभी होता है ना, किसी बच्चे की कमज़ोर होती है रीवैल्यूएशन, किसी ने नहीं पढ़ा होता, कोई एग्जाम्शन लेके आया होता है, कुछ भी मसला होता है, तो सब के सब एक जैसे हो जाते हैं, फिर वहाँ जाके करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल डेप्रिसिएशन की एंट्री करवाओ। डेप्रिसिएशन, सॉरी अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। सवाल में कहीं पे नहीं जिक्र था, अमोर्टाइजेशन ओपनिंग में है, तो फिर इसी से लग रहा था कि शायद पिछले साल के आखिरी दिन अमोर्टाइज हुआ होगा, वरना तो खुद बता देता कहीं पे कि अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन है। तो ये हमने एंट्री पास कर ली अमोर्टाइजेशन की, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी जी? 3 की एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे नज़र आती हैं? स्टेटमेंट ओसीआई नहीं, ओसीआई से तो प्रेजेंट होकर जाएगा जब सरप्लस आएगा तो, लेकिन वो भी नहीं बना रहे हम स्टेटमेंट चेंज इक्विटी नहीं बना रहे, इसलिए दूसरी एंट्री को क्या कर दें? इग्नोर, क्योंकि हमारा सवाल क्या है? पीपीई का नोट बनाना, इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल का नोट बनाना, ठीक है। तो एंट्री तो ये भी होनी है, लेकिन मेरे सवाल के लिए रेलेवेंट नहीं, वरना तो 2 एंट्रीज हुई, पहली अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। लेकिन मेरे मतलब कि इसमें से एंट्री क्या निकली? तो करूं एंट्री या रहने दूं? चले, अब जनाब वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था। नंबर 1 के बाद डायरेक्ट आपने छाल लगाई है, छाल लगा के आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ से इससे पकड़ी रिमेनिंग लाइफ और इसको पकड़ के ले आए 30 जून 18 पे, और 30 18 पे फिर आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा और साथ ही ये वाला पॉइंट भी पढ़ लिया कि 3 18 पर लाइसेंस 350 पे उठाकर ले जाओ। तो आपने सीख रखा होगा, एक लाइन खाली छोड़ दें। आई एम सॉरी, ये लगता है कुछ बच्चों को परेशान भी कर रहा हो, आई एम भूल गया था। तो 30 जून 18 पर एसेट पहुंच चुका है और 30 जून 18 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। कितनी अमाउंट है जी? ओ माय गॉड, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो एसेट 405 से एसेट किधर आ गया? 300। तो ये तो भाई दुख की बात है। कितना दुख है? 55 रुपए का दुख आ गया आपको। तो ये क्या आ गया जी आपको? रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है जी। तो ये लॉस आया, इसने पहले देखा सरप्लस पड़ा था, उसको इसने खाया, और बाकी क्या बच गया? ये 28 कहाँ चला जाएगा? किस किस को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही? माशाल्लाह, ज़रा डिस्कस कर लें हम फिर क्लास के बाद ना इसको, लेकिन आज तो टाइम ही नहीं। एग्जाम्शन थी बेटा आपकी? एग्जाम्शन तो नहीं थी? अच्छा, रीवैल्यूएशन तो सुनी हुई है ना, सुनी से? अच्छा कोई बात, हम इंशाल्लाह याद करेंगे, ऐसा याद करेंगे कि आप कहोगे FAR 1 वाली दोबारा आगे टेस्टिंग कर ले हमसे, हम उससे ज़्यादा अच्छा पहुंच गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, भूलना भी एक बात है, एग्जाम्शन भी एक बात है। हम तो फिर जो है ना वो सारे के सारे एक फुटिंग पे आएंगे। तो हाँ, डेबिट क्रेडिट अब नहीं सिखाया जा सकता, बस इतनी को गुजारिश होती है कि आपको डेबिट क्रेडिट करना आता हो, बाकी इंशाल्लाह हम कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक रूल आएगा हम रिवाइज करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे बैड एंड डाउटफुल डेट आएगा हम रिवाइज करेंगे। ये IAS 12 में सब आ रहे हैं फिर नए जोश और खरोश के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 30 जून 2018 पर आप क्लोज कर दें इसको। अब आपकी रीवैल्यूएशन पर जर्नल एंट्री हुआ करती हैं 2 इस मेथड में, जो एलिमिनेशन वाला मेथड होता है, ठीक है। खामोशी केस में यही लगाते हैं हम। तो पहली एंट्री होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितनी पड़ी है आज तक अक्यूमुलेट हुई अमोर्टाइजेशन? ये 45, इसकी एंट्री कर देंगे आप, ट्रांसफ़र करेंगे, ये डेबिट होकर ये जनाब इधर क्रेडिट हो गया, ठीक है। और दूसरी एंट्री होगी सरप्लस या लॉस की। अब देखो, हम ना इंटेंजिबल का नोट बना रहे हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब नोट में ज़रूर आ जाता होता था, ये कुछ भी नहीं है। पीपीई के नोट में जैसे फिक्स एसेट, ये जहाँ पे सिर्फ एसेट वाला कॉलम उठाते थे, ऐसे ही ये इंटेंजिबल का नोट है, तो ये इंटेंजिबल कोई फिगर को उठाना है। तो बस ये देखो 55 रुपये से लाइसेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्या हो रहा है जी? तो 55 से इसको क्रेडिट कर दिया। अब ना तो कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई लाइसेंस आया था, ना कोई इंटरनली जनरेट हुआ है, ना कोई डिस्पोजल हो रहा है, तो कहानी यहाँ पे हो गई इसकी ख़त्म। ये क्या आता है जी? क्लोजिंग कितना आता है जी? कितना आना भी 350 चाहिए था, वरना सवाल गलत था। उसके बाद कोई डिस्पोजल नहीं और क्लोजिंग कितना आ गया? 0 क्यों आया? क्यों आया जी 0? हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर ये आपकी बुक वैल्यू आ गई 6.5। इंशाल्लाह कल जब, यानी मंडे को जब हम मिलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम किसी और पे लगेगा। मंडे को जब हम मिलेंगे ना, तो अल्लाह ने चाहा तो हम इस सवाल को पूरा कर जाएंगे, ठीक है जी। अगले तो वैसे ही तैयार
तैयार शुदा हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ये पिक्चर आप ज़रूर ले लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, यानी मंडे को। अच्छा आमिर भाई, ईद से पहले जो 2 दिन थे उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे FAR 1 वाले भी अवेलेबल हैं ना, और कल और आज वाला भी अवेलेबल है। चलो अच्छी बात है। जिनकी रीवैल्यूएशन बिल्कुल ही कोरी है, इनको कोई पता नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये 4 लेक्चर्स लेकर वो FAR 1 वाली भी रिवाइज कर सकते हैं, डबल स्पीड में ले लें अगर तो। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।